नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की इंडिजिनस एआईपी सिस्टम की तरफ से है, जिस पर डीआरडीओ की तरफ से पिछले कुछ सालों से काम किया जा रहा था। एआईपी सिस्टम भारत की कलवरी क्लास की सबमरीन्स और फ्यूचर इंडिजिनस सबमरीन के लिए बनाया जा रहा था। एआईपी सिस्टम सबमरीन को बिना सरफेस पर आए ज़्यादा समय तक अंडर वाटर कंडीशन में रहने की कैपेबिलिटी देते हैं। ये स्टेल्थ और एंड्योरेंस दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो किसी भी सबमरीन के लिए सबसे क्रिटिकल चीज़ें होती है। अभी के लिए हमारी नेवी में कलवरी क्लास के सबमरीन सबसे मॉडर्न सबमरीन में गिने जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें अभी कोई भी एआईपी सिस्टम मौजूद नहीं है। प्लान के मुताबिक इन सबमरीन को अपनी पहली रिफिट के टाइम पर ही इंडिजिनस एआईपी सिस्टम से इक्विप करने का फैसला किया गया था, जिसे अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अभी ये खबर सामने आ रहा है कि डीआरडीओ की एआईपी सिस्टम का डेवलपमेंट अपनी टाइमलाइन से थोड़ा पीछे चल रहा है। प्लान ये था कि पहला एआईपी सिस्टम आईएनएस कलवरी में इसकी पहली रिफिट के टाइम पर इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि 2025 में करने का प्लान किया गया था। लेकिन अब खबर ये है कि ग्राउंड बेस्ड टेस्टिंग में डिले होने की वजह से ये टाइमलाइन 2026 तक पोस्टपोन हो सकती है, या हो सकता है इसको आईएनएस कलवरी में इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, बल्कि डायरेक्टली इसको कलवरी क्लास की दूसरी सबमरीन में इंस्टॉल किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आईएनएस कलवरी आने वाले कई सालों तक वापस बिना एआईपी सिस्टम के ही रहने वाली है, क्योंकि सबमरीन में कोई भी आइटम को इंटीग्रेट करने में काफ़ी दिक्कत होता है। क्योंकि किसी भी अपग्रेड को करने के लिए सबसे पहले सबमरीन के हल को काट कर ओपन करना पड़ता है, और फिर जो भी सिस्टम सबमरीन में इंस्टॉल करना होता है वो इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद सबमरीन के हल को वापस जोड़ा जाता है। और इसी वजह से जो भी मेजर अपग्रेड्स किए जाते हैं वो सबमरीन की रिफिट के टाइम पर ही कर दिया जाता है, ताकि बार बार सबमरीन के हल को काटना ना पड़े। इससे हल की स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होता है, साथ ही ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। और अभी अगर आईएनएस कलवरी में 2025 के रिफिट के दौरान एआईपी सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं किया जाता है तो हमें फिर से 10 साल तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि जब तक इसकी दूसरी रिफिट का टाइम नहीं आएगा तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन बाकी कलवरी क्लास की सबमरीन में डीआरडीओ की एआईपी सिस्टम को 2026 से इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जा सकता है। डीआरडीओ ने कुछ महीने पहले एलएनटी के एम नायक हेवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में एक एआईपी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया था, और ये फैसिलिटी मोस्टली एआईपी सिस्टम के मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। लेकिन सोर्सेज के मुताबिक अभी कुछ क्रिटिकल टेस्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं और फैसिलिटी का फुली ऑपरेशन होना अभी बाकी है, और इसी वजह से हमारी एआईपी सिस्टम की डेवलपमेंटल टाइमलाइन थोड़ा डिले हो रहा है। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके है। भारत के Su-30 MKI फ्लीट के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। रशिया ने एक नई जनरेशन की इंजन को डेवलप कर लिया है, जो कि एग्जिस्टिंग AL-31 और AL-41 सीरीज के इंजन को रिप्लेस करने वाला है। ये एक 5th जनरेशन स्टैंडर्ड का एरो इंजन होने वाला है, जो ना सिर्फ परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी बेहतर करने वाला है, बल्कि Su-30 और Su-35 जैसे जेट्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। इस नए इंजन का डिजाइन वाइड कॉर्डवैन ब्लेड्स के साथ किया गया है, जो लो मास और हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। ये फीचर इंजन की एरोडायनामिक स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा इंप्रूव करता है और हाई स्ट्रेस फ्लाइट कंडीशन में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर सकता है। TSIM की तरफ से किए गए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ने कंफर्म किया कि इस इंजन का फ्रंटल परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क को एक्सीड करता है, और एफिशिएंसी के मामले में ये अपने क्लास के इंजन के मुकाबले एक नए स्टैंडर्ड को सेट करने वाला है। ये इंजन AL-31 और AL-41 सीरीज के इंजन को इस्तेमाल करने वाले सभी एयरक्राफ्ट के साथ फुली कॉम्पैक्टेबल होने वाला है। मतलब एग्जिस्टिंग Su-30 और Su-35 जैसे जेट्स में बिना किसी एयरफ्रेम की मॉडिफिकेशन के इस इंजन को इंस्टॉल किया जा सकता है। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस होने वाला है, क्योंकि एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से प्लग एंड प्ले की तरह दूसरे इंजन को वहाँ पर इंस्टॉल कर सके, और इससे डाउन टाइम और इंटीग्रेशन कॉस्ट दोनों रिड्यूस हो सकता है। इस इंजन में 70% के आसपास कंपोनेंट सीरियली मैन्युफैक्चर पार्ट्स को बेस करके बनाए गए हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और मास प्रोडक्शन के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। अभी तक इस इंजन के 4 प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं और उनका टेस्टिंग फेज अभी सक्सेसफुल रहा है। रशिया के प्लान के मुताबिक इस इंजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी 1500 यूनिट तक होगा, जो ग्लोबल डिमांड को कैटर कर पाएगा। भारत की Su-30 MKI फ्लीट दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट में से एक माना जाता है, और ये नया इंजन भी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी की बात करें तो अभी इंडियन एयरफोर्स और HAL की तरफ से पहले से ही Su-30 MKI को लोकल अपग्रेड के साथ अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी इंजन ऑप्शन मौजूद नहीं है।
और वैसे भी AL31 सीरीज के इंजन का जो डिजाइन है या टेक्नोलॉजी वो 80s के समय का टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से ही जो नया इंजन है ये एक भारत के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये इंजन लगभग 6000 फ्लाइट आवर्स की डेजिग्नेटेड रिसोर्स को ऑफर करता है, जो मेंटेनेंस साइकिल्स और ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों को ही रिड्यूस करने वाला है। इसके अलावा इंजन बर्ड स्ट्राइक को भी बहुत ही आसानी से झेल सकता है, साथ ही खराब वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर सकता है, और साथ ही इसमें फुल ऑथोरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल या फेडेक्स सिस्टम भी मौजूद है, जो इंजन कंट्रोल को बेहतर करता है। इससे ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और पायलट की सेफ्टी दोनों ही बेहतर होते हैं। तो अगर सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर भारत अपनी इंजन को भी वहां पे चेंज करना चाहता है या सुखोई की इंजन को बदलना चाहता है, तो रशिया की तरफ से जो नई 5th जनरेशन इंजन को ऑफर किया जा रही है भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगला अपडेट नोतम वार्निंग को लेके। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि अभी 27 तारीख से लेके 30 तारीख तक भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोतम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसे करीब 3490 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया, और इस दौरान 2 मिसाइल की टेस्ट होने की उम्मीद किया जा रहा था। एक K4 मिसाइल होने वाला था और एक K5 मिसाइल होने वाला था, और हमने आपसे पूछा था कि आप गेस करो कि कौन सा मिसाइल का टेस्ट होने वाला है, देखते हैं किसका गेस सही निकलता है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे K4 मिसाइल को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि जो नोतम वार्निंग था उसका एरिया लगभग K4 मिसाइल की रेंज के साथ मैच कर रहा था। लेकिन अभी DRDO ने हमारे साथ एक तरीके से गेम कर दिया, क्योंकि आज ऐसा पता चला है कि DRDO की तरफ से नोतम वार्निंग को विड्रॉ कर लिया गया, और अभी तक इसको लेकर DRDO की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को नहीं दिया गया। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से आज रिपोर्ट किया गया था कि कल यानी कि 27 नवंबर को ही DRDO की तरफ से एक टेस्ट को कंप्लीट कर लिया गया था, जिसमें K4 मिसाइल की टेस्ट होने की बात की गई है, और इस बार इसे INS अरिहंत से टेस्ट फायर किया गया है। INS अरिहंत से K4 मिसाइल का टेस्ट एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट होने वाला है, क्योंकि अब भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ज़्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल बन सकता है। पहले के टेस्ट में समझ प्लेटफॉर्म से या पॉन्टून से इनको फायर किया जाता था, लेकिन इस बार ये मिसाइल INS अरिहंत से फुल रेंज में टेस्ट किया गया। इसका मतलब साफ है कि अब ये मिसाइल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। INS अरिहंत भारत का पहला SSBN है जो न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सबमरीन पहले से ही K15 मिसाइल को टेस्ट कर चुकी थी, और इसमें पहले K15 मिसाइल को डिप्लॉय करके रखा गया था, लेकिन K4 के फुल रेंज ऑपरेशनल ट्रायल के बाद प्रूव हो चुका है कि अभी INS अरिहंत में लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिप्लॉय किया जा सकता है। दोस्तों, K4 मिसाइल का टेस्ट भारत की न्यूक्लियर SSBN प्रोग्राम में एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि DRDO अब K5 जैसे सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जो लगभग 5000 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकेंगे। ये मिसाइल हमारे फ्यूचर SSBN जैसे कि अरिहंत क्लास के बाकी सबमरीन और S5 जैसे सबमरीन में डिप्लॉय किए जाएंगे, और K5 के डिप्लॉयमेंट के बाद भारत की डिटरेंस कैपेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि तब भारत के पास और भी ज्यादा लॉन्ग रेंज ऑप्शन मौजूद होने वाले, जो कि लगभग हमारे जितने भी दुश्मन देश है उनके सभी एरिया में स्ट्राइक करने के लिए कैपेबल होने वाले हैं। अगला अपडेट भारत की पहली इंडिजिनस लाइट टैंक को लेके है। जोरावर लाइट टैंक की बात करें तो इसे भारत की तरफ से एक रिकॉर्ड टाइम पे डेवलप किया गया है, और अभी इसकी सभी इंटरनल टेस्ट को कंप्लीट किया जा चुका है। इसके बाद इसकी फर्दर टेस्ट को करने के लिए अभी इसको लद्दाख में डिप्लॉय करने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोरावर लाइट टैंक की फर्दर ट्रायल्स को करने के लिए अभी इसे लद्दाख में न्योमा फायरिंग रेंज में लिया गया है। शेड्यूल के हिसाब से ये टेस्ट लगभग 1 महीने तक चलने वाली, जो कि नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 15 तक होने वाली है, जहां पर शायद हाई अल्टीट्यूड कंडीशन में और कोल्ड वेदर कंडीशन में इस टैंक की अलग अलग परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा। वैसे भी इस टैंक को हाई अल्टीट्यूड और रग टेरेन कंडीशन में सुपीरियर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। खास बात करें तो जोरावर लाइट टैंक को स्पेशली लद्दाख जैसे टेरेन के लिए ही बनाया गया था, जहां हमारे ट्रेडिशनल मेन बैटल टैंक मोबिलिटी इशू फेस करते हैं। इस टैंक की कॉम्पैक्ट डिजाइन और हाई मोबिलिटी इसे रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए परफेक्ट बनाती है। साथ ही इसमें एडवांस फायर पावर और सर्वाइबिलिटी फीचर भी दिए जा रहे हैं, जो हार्श कंडीशन में भी एक टेक्टिकल एडवांटेजेस को प्रोवाइड करने वाले हैं। इंटरनल ट्रायल की बात करें तो जोरावर टैंक पहले से ही अपने फायरिंग और मोबिलिटी टेस्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है। DRDO और L&T के जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू इसके सभी कोर सिस्टम को वैलिडेट किया जा चुका है। अब इंडियन आर्मी इसको रियल वर्ल्ड कंडीशन और कॉम्बैट सिनेरियो में टेस्ट करना चाहती है, जिस वजह से अभी इसको लद्दाख में डिप्लॉय किया जा रहा है। इसमें स्पेशली हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशन और रग टेरेन में परफॉर्मेंस को एक्सेस किया जाएगा। प्रोडक्शन और इंडक्शन टाइमलाइन की बात करें तो इंडियन आर्मी अगले 2 साल तक एक्सटेंसिवली इस टैंक को टेस्ट करने वाली है। अगर सब कुछ सही रहता है या प्लान के मुताबिक चलता रहा तो जोरावर टैंक को 2027 के आसपास लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया जाएगा, और पहले फेज में ऐसे 59 टैंक्स को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाएगा, और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखने के बाद फ्यूचर ऑर्डर को डिसाइड किया जाएगा, जिसमें एडिशनल 300 से लेके 700 के आसपास टैंक्स को ऑर्डर किया जा सकता है।
आज की अगली अपडेट इंडियन आर्मी के कॉनकोर मिसाइल को लेके है। इंडियन आर्मी ने अपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट की फायर पावर को बेहतर करने के लिए 200 नए और अपग्रेडेड कॉनकोर मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है। ये मिसाइल सिस्टम स्पेशली BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो इंडियन आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को नए बैटलफील्ड चैलेंजेस के लिए तैयार करेंगे। खास बात करें तो कॉनकोर एक सेकेंड जनरेशन की सेमी ऑटोमेटिक वायर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो अपनी रिलायबिलिटी और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। ये सिस्टम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से इक्विप्ड मॉडर्न आर्मर टारगेट को भी इफेक्टिवली एंगेज कर सकता है, जो इसको एक लीथल और डिपेंडेबल एसेट बनाता है या वेपन बनाता है। BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की बात करें तो ये इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट्स के की कंपोनेंट है, जो ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन और डायरेक्ट फायरिंग सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अभी कॉनकोर मिसाइल को इन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने से हेवीली आर्मर्ड थ्रेट्स जैसे कि मॉडर्न मेन बैटल टैंक्स को 4 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये मॉडर्नाइजेशन हमारी BMP-2 प्लेटफॉर्म को भी मॉडर्न टैंक्स के खिलाफ वर्सेटाइल वेपन बना सकता है। ये सिस्टम मॉडर्न आर्मर और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी डिफीट करने की कैपेबिलिटी रखता है और 4 किलोमीटर तक की इफेक्टिव रेंज के साथ ये ट्रूप्स को एक स्टैंड अप एडवांटेज को भी प्रोवाइड करता है। सेमी ऑटोमेटिक कमांड लाइन ऑफ साइट गाइडेंस सिस्टम के जरिए हाई प्रिसिशन टारगेटिंग को इंश्योर करता है और साथ ही ऑपरेटर की एक्सपोजर को मिनिमाइज करता है। ये सिस्टम व्हीकल माउंटेड और डिसमाउंट ऑपरेशन दोनों के लिए डिजाइन किया गया, जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। इस एक्विजिशन का सिग्निफिकेंस ये है कि इंडियन आर्मी की BMP-2 फ्लीट अब ज्यादा मॉडर्न और लीथल बन जाएगी, जो कंटेम्पररी बैटलफील्ड थ्रेट को इजीली टैकल करने के लिए काफी जरूरी होता है। कॉनकोर के इंटीग्रेशन के साथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस और सर्वाइबिलिटी दोनों ही बेहतर होने की उम्मीद भी किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।